उपदेश में विघ्न हुआ कि नहीं हुआ? ये बेचारी मां अज्ञानता बंद कर रही कर्म का। उसका दोष नहीं है बेचारी का, उसका कोई दोष नहीं है। ये मोह का दोष है कि वाणी को त्याग करके वचन बोल रही है। अब आएंगे एक व्यवस्था ने, जब यह एक व्यवस्था ने व्यवस्था भंग की है, घर क्यों छोड़ना चाहिए? चिद ब्रह्म का व्याख्यान, शून्य का व्याख्यान, एक बूंद का व्याख्यान। शांति चाह रहा है, शांति चाहता है तो शून्य में लीन होने वाले के लिए कितनी स्थिरता चाहिए। दीवार घड़ी भी जमीन पर रख दो तो बंद हो जाती है। दीवार घड़ी को जमीन पर रख दो पंडित साहब बंद हो जाती है। वो वहीं टंगी होती है तो चलते मिलती है। ऐसी हलचल से घड़ी बंद हो जाती है, हलचल से समय सार की अनुभूति बंद हो जाती है। सुन बूंद, आग की बूंद आंसू है, आग की बूंद आंसू है, राग की बूंद वीर है। ये दोनों बूंदें तभी टपकती हैं जब राग होता है। वीर की बूंद न टपकी होती तो आंखों की बूंद ना टपकती। पंगीला बराबर संतोष घड़ी एक बूंद के गिरने से लाखों बूंदें गिरती हैं, और एक बूंद की रक्षा कर लेता तो करोड़ों बूंदें नहीं टपकाना पड़ते। विनोद सनत भैया एक बूंद की रक्षा कर लेते तो लाखों बूंदें, करोड़ों बूंदें आंखों की ना गिरती। ये योगी क्यों मुस्कुराते? नौवें गुणस्थान इनके बूंद गिरने के काम समाप्त हो चुके हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों वेदों का अभाव जिसने किया है उसका नाम है मेरे मित्र अनुवृत्ति कण गुणस्थान। पुनर्वृत्ति हो गई, पुनर्वृत्ति हो गई, उसका नाम है अनुवृत्ति कण गुणस्थान। अयोग्य काल में योग्य कार्य भी उचित नहीं है। आर नंदी ने अपने शिष्य को तो योग्य देखा, अब का बेटा जीवनधर काष्टांगर से युद्ध करने का समय है। उस समय युद्ध किया तो जीवनधर ने काष्टांगर पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे मित्र सुनील बेटा देख इधर, असमय में कोई भी काम करेगा, योग्य कार्य भी अयोग्य काल में करेगा तो असफलता ही लेके आएगा। इतना धैर्य रखिए, इतना धैर्य रखिए। यदि खेत में बीज डाला है और फलियां आ भी गई हैं, 1 महीने का और धैर्य रख लो, पकने दो। नहीं तो मेरे मित्र कच्चा धान निकाल के लाओगे ना
पानी निकल जाएगा, खाना नहीं बनेगा। कच्चे धान को भी पंडित, चावल की खेती निकालने का समय चल रहा है, पर किसानों ने इतने दिन तक इंतजार ही की है। ऐसे विष्णु सागर जी, अजीत सागर से कह देना कि योग्य कार्य भी अयोग्य काल में फलित नहीं होता। मोटे किनारों की रोटी कच्ची रह जाती ना, तो समझदार किनारे निकाल देते हैं। बोला किनारे निकाल के खाना बेटा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। किनारे निकालना पड़ते विश्व, मतलब उन्हें किनारे करना पड़ता है। जो कच्चे लोग होते हैं उन्हें किनारे करना पड़ता है। कच्ची रोटी के किनारे निकालना पड़ते खाने के पूर्व, और पंडित राजकुमार जी कच्चे लोगों को किनारे करना पड़ता। बोले क्योंकि नहीं पूरे मोक्ष मार्ग को दूषित कर देंगे। आंसू की बूंद, आंसू की बूंद और देह की बूंद, ये दोनों बूंदें टपकती तभी जब होती है आत्मा में राग की बूंद। सनत भैया समझ में आ रहा ना? राग की बूंद यदि समाप्त हो जाए तो आग की बूंद और वासना की बूंदें सब समाप्त हो जाए। जब तक राग की बूंद नहीं हटेगी तब तक आंखों की बूंदें नहीं हट सकती। सामान्य को देखिए, सामान्य को देखिए। समझ में नहीं आया प्रश्न कर लेना। यहां समझ में नहीं आया मेरे मित्र, जिस दिन समोशन देखेगा तब भगवान से पूछ लेना आप, लेकिन समझने की चेष्टा करो। मरोरा जी, जो व्याख्याएं उपदेशों की होती है वो बहुत स्थूल हो रही है। मनोरंजन की व्याख्याएं चित्त को शांत नहीं करती। मनोरंजन की व्याख्या चित्त को शांत नहीं करती है। आत्मा को स्थिर करने की व्याख्या है। ये सारा व्याख्यान जो मैं कर रहा हूं यहां पर, ऐसा नहीं है मैं अलग से लेके आया हूं। आगम में सब लिखा रखा जो मैं बोल रहा हूं। बैटरी कहां है? संतोष भैया, घड़ी तू ही सुन ले भाई। कांटे चलते दिखते हैं, कांटे चलाते नहीं है। संतोष भाई, कांटे घड़ी के चलते दिखते हैं, वे चलाते नहीं है। जो चलाता है वो चलते नहीं दिखता। यही धर्म है। जो चल रहे हैं वो चलाने वाला नहीं है, जो चलाने वाला है वो दिखता ही नहीं है। आपकी जो घड़ियां जो चल रही है कांटे, उसकी सैल तो छिपी है, वो दिखती नहीं है। ऐसे ही जो यहां क्रिया हो रही है, वे कांटे चल रहे हैं, वो चलाने वाला है तुम्हारे भावों की विशुद्धि की सैल है। मुनि की चर्या दिख रही है, ये कांटे चर्या कराने वाला है, मुनि का प्रणाम है। सैल जितनी बढ़िया होगी कांटे उतने बढ़िया चलेंगे। सैल जितनी बढ़िया होगी यशोधर जी, कांटे उतने बढ़िया चलेंगे। आजकल तो गाड़ियां भी सैल से चलने लगी हैं, यानी जितनी बढ़िया सैल होगी उतनी बढ़िया गाड़ी चलेगी। ऐसे हार्दिक बाबू, जितनी सुंदर प्रणामों की सैल होगी विपुल उतनी बढ़िया चर्या चलेगी।
जिनकी चर्या विकृत है, इसका मतलब सैल बढ़िया नहीं है। कभी कभी दादाजी वो सैल बीच बीच में कांटे रुक जाते हैं, तो तुम्हारा बेटा बबलू कहता भाई कहीं पानी की बूंद पड़ गई, सो सैल सीड़ गए। बुंदेलखंडी हो रहा है, सैल सीड़ गए। अब आजकल बुंदेलखंड बैठे ना, बुंदेलखंडी आने लग गई। वो सैल सीड़ गए मतलब सैल गीले हो गए, आर्द्र हो गए। ऐसे कमल काला जिनकी चर्या के कांटे ढीले पड़ने जाए, रुक रुक जाए, तो समझ लो इनके कहीं वासना की सीढ़ लग गई है, कसाई की सीढ़ लग गई है, आकांक्षाओं की सीढ़ लग गई, परिग्रह का गीलापन आ गया है, जो कांटे रुक रहे हैं, कांटे रुक गए। ओहो, कभी परिग्रह को आंख उठा के नहीं देखते, तो अब कभी परिग्रह से आंख नहीं उठा पाते। ये क्या हो गया कलयुग, जो कभी संस्थाओं में धन धरती में मेरे मित्र आंख उठा के नहीं देखते हो, वे आज वहां से आंख नहीं उठा पा रहे हैं। एक कलयुग की देन है कि मेरे मित्र सैल सीड़ गई। जय भाई, प्रथम दिन साधना का जैसा हो, अंतिम दिन साधना का वैसा हो, तभी समाधि कर पाओगे। डायरी पर मत लिखना, हृदय पे लिख लो मित्र कम से कम। प्रथम दिन साधना का जैसा होगा मित्र, अंतिम दिन वैसा होगा, तभी समाधि होगी। और समाज की श्रद्धा चाहिए आपको, तो जैसे यहां जीते थे वैसे सब जगह जीना पड़ेगा, तब श्रद्धा में आप दृढ़ रह पाओगे। मधुबन में कुछ जियो, और ईसरी में कुछ जियो, गया में कुछ जियो, कोडरमा में कुछ जियो, सागर में कुछ जियो, जबलपुर में कुछ जियो। ऐसा जिनका बनावटी जीवन होता है वे श्रद्धा के पात्र नहीं होते। जगत से मिल के रहना चाहिए, पर जगत में मिलना नहीं चाहिए। एक दिन मैंने देखा, सनत विनोद ने कहा गुरुजी एक शब्द ध्यान रखते ना प्रभु के सामने। पंचगान चल रहा था, इन्होंने मेरे हाथ में दे दिए सप्त धान। कहा गुरुजी ये सप्त भंगी के साथ ध्यान रख दीजिए आप। मैंने कहा पंडित जी रख देता हूँ, रख दिए। बेही सप्त धान बोले एक साथ रख दीजिए, एक साथ सब मिले हैं, एक साथ रख दो। मैं क्या एक भाव से देख रहा था, मुझे उसमें समय सार दिखने लग गया। मकरोनिया में पंचगान चल रही थी सागर में, इन्हें सप्त धान रखवा दिए। याद है आपको? जब रखवाए तो मालूम सातों मिले हुए थे। मैं कह रहा था पंडित साहब भिन्न है। बोले नहीं गुरुजी सातों मिले हुए, रखो एक साथ। मैं कहता भिन्न है। बोले नहीं एक साथ मिले। मैं टेंशन मत करो, समय बताएगा कैसे मिले। उन्हीं सातों को एक साथ रखने के बाद एक ज्ञानी ने उनको सातों की सातों मुट्ठी भर एक क्यारी में फेंक दी। जब क्यारी में फेंके वे उग गए। जब उगने लगे ना तो दिखने लगे सातों भिन्न। बेटा चिंता मत करो, ये गुलिस्तान 8वां 9वें की बात चल रही है। जब बोए तो दिखने लगे भिन्न। ऐसे ही मुमुक्षु एक साथ हजारों मुनिराज बैठे हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब गुलिस्तान पर चढ़ते तो दोनों के परिणाम भिन्न। उग गए तो भिन्न। एक उपसम, एक छपक, एक योगी, एक निगोदी। ओहो ये क्या हो गया? बोले गुरुजी सातों धान एक साथ। सातों धान एक साथ होने पर भी क्यारी में बोए तो अलग अलग ही अंकुरित होते हैं। ऐसे ज्ञानियों कितनी तुम साथ में मिल लो, तुम्हारे परिणाम के बीज अलग अलग हैं, उत्पत्ति अलग अलग होगी। अब लोग क्या ना पंडित जी ग्रंथों में रट्टम रट्टा प्रवचन करने बैठ जाते।
अरे ग्रंथों के प्रवचन करना चाहिए, निर्गंत भाव से करना चाहिए, और आगम को देखते हुए आगम में जिसकी व्याख्या है उसे भी देखना चाहिए। 6 द्रव्यों के बाहर आगम में कौन सी व्याख्या है? तो 6 द्रव्यों का जो प्रमाण चल रहा है, जो चाक्षुष है उसे चक्षु से देख के व्याख्यान करो, जो अचाक्षुष है उसे आगम से देख के व्याख्यान करो। आगम चक्षु छाहु इंदी चक्षु सब भूदानी देवा ओही चक्षु सिद्धदा सिद्धो पुण्य सबुधो चक्षु। प्रवचन साजी ग्रंथ में भगवान दिगंबराचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, जैनाभास नहीं, दिगंबराचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, साधु का नेत्र आगम होता है, उसे आगम देख के बोलना चाहिए, आगम देख के चलना चाहिए, आगम देख के सोचना चाहिए। सामान्य जीवों के आंखें ही नेत्र हैं, देवों का नेत्र बंगला अवधि ज्ञान है, और सिद्धों का ज्ञान केवल ज्ञान सबदो चक्षु सर्वांग चक्षु है। सामान्य को देखो, सामान्य में मुझे द्रव्य दिखता है, विशेष में पर्याय दिखते हैं। सामान्य में द्रव्य दिखता है, विशेष में मित्र पत्नी दिखेगी, विशेष में पुत्र दिखेगा, पुत्रियां दिखेंगी, भाई दिखेगा, भतीजे दिखेंगे, पिता दिखेगा, परिवार वंश दिखेगा, जाति दिखेगी, कुल दिखेगा, और सामान्य में जीव द्रव्य दिखेगा। उसका नाश कब होगा? उसका नाश कब होगा? वासनाओं के समझौते से देह की बूंद टपकती है, और राग के समझौते से